का जो टॉपिक है जो हम लेने वाले हैं वो है फिस्कल रेवेन्यू एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, और इसी के ऊपर हम एक माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ डेफिसिट से। ये आज का टॉपिक है हमारा, और इसके अंदर जो सबसे पहला हम अपना सब टॉपिक लिखने वाले हैं उसे हम बोल देते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, हाँ बच्चे, बेटा फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो रेवेन्यू से ज्यादा हो। गवर्नमेंट के खर्चे उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो, उसकी रिसिप्ट से ज्यादा हो। जो खर्चा हो रहा है वो ज्यादा है, जो पैसा कमा रही है गवर्नमेंट वो कम है टोटल में। when total expenditure is more than total receipt of the government, that is called as fiscal deficit। तो इसी के अंडर हम अपने माइंड मैप को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट टोटल रिसिप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर, जब खर्चे ज्यादा हैं और रिसिप्ट कम है, दैट इज कॉल्ड एज द फिस्कल डेफिसिट। उसको क्या बोल दिया जाता है? फिस्कल डेफिसिट। राइट बेटा। सेकेंड थिंग, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम इज बोरोइंग अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट और नॉट, कि जो गवर्नमेंट उधारी लेती है क्या उसको भी हम फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड करते हैं? सो यस बेटा, बोरोइंग का कंपोनेंट फिस्कल डेफिसिट में आता है। सो बोरोइंग इज पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग को हम फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड करते हैं। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट का फर्स्ट पॉइंटर हो गया। अब किसी भी गवर्नमेंट को जब भी वो डेफिसिट की बात करते हैं, बेटा डेफिसिट मतलब कि आप अपने घर में देखो, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका क्या काम रहेगा कि आप किसी तरीके से अपने खर्चे कम करो। सो व्हेनेवर देयर इज अ फिस्कल डेफिसिट, जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट का ये काम रहता है कि उसको वो कम करने की कोशिश करे। तो यहीं पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सब पॉइंटर ये आता है कि हाउ कैन फिस्कल डेफिसिट बी रिड्यूस्ड। हम इस फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, जो पैसा कमा रहे हो वो बढ़ा दो, है ना। खर्चे ज्यादा हैं तो पैसा कमाने वाला भी बढ़ाओ। सो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि इंक्रीज रिसिप्ट्स। वॉट एवर मनी यू आर अर्निंग, जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसको बढ़ाओ। बेटा दूसरा पॉइंट हो गया रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्चे कम कर दो, रिड्यूस एक्सपेंडिचर। हाँ, तीसरा, बेटा रिसिप्ट में जो मैं पैसा कमा रही हूं एज अ गवर्नमेंट, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत सारा पैसा लोगों की इनकम से आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है ना। और अगर इनकम बढ़ती है इकोनॉमी की, तो जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगी वो भी बढ़ेगा। और अगर जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ वो बढ़ेगा, तो मेरे जो रिसिप्ट है, जो मेरा पैसा मैं कमाऊंगी वो भी बढ़ेगा। सो इफ जीडीपी इंक्रीजेस, अगर मैं किसी तरीके से लोगों की इनकम बढ़ा पाऊं, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ा पाऊं, इकोनॉमी में पैसा बढ़ा पाऊं, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, जीडीपी को बढ़ाने से भी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अब जो सेकेंड काइंड ऑफ डेफिसिट है जिसके बारे में हमें बात करनी है, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट वर्ड में ही है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किनको बोलते हैं हम। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी रेवेन्यू के, जब हम सिर्फ कंपोनेंट को ले लें, वहां से जो हमारे पास आता है उसी को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोल देते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें हम लिख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, मैं ये कल की क्लास में समझा चुकी हूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं। और जब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रहेगी
तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब रेवेन्यू डेफिसिट जब बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है इकोनॉमी के लिए? सबसे ये बहुत बहुत ऑफन ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डज इट शो। अगर एक इकोनॉमी का रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से हमें समझना है बच्चे। सी दैट रेवेन्यू डेफिसिट वो वाला डेफिसिट है जिसमें कोई एसेट नहीं बन रहा आपका। खर्चा तो कर रहे हो बट यू आर नॉट मेकिंग एनी एसेट। आप कोई भी नई बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हो, कोई भी नई मिनिस्ट्री नहीं बना रहे हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो। सो यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर, खर्चा तो कर रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी प्रोडक्टिव खर्चा नहीं कर रहे हो। तो अगर ये वाले खर्चे बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। सबसे पहली बात है कि रेवेन्यू डेफिसिट का बढ़ना नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, खर्चे तो बढ़ रहे हैं पर उतने से रिसिप्ट नहीं बढ़ रही, रिसिप्ट कम बढ़ रही है। तो जब खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे और रिसिप्ट उतने से नहीं बढ़ेगी, पैसा उतना नहीं आएगा, इसका मतलब मैं कम पैसा कमा पा रही हूँ। इससे ये भी प्रूव होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो इकोनॉमी में ज्यादा नहीं है। टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी की लो है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना तो ये भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ नया खरीदा हो, शायद कोई नई बिल्डिंग बनाई हो, नई रोड बनाई हो, है ना। बट रेवेन्यू डेफिसिट वो वाले खर्चे हैं जो किसी भी एसेट से रिलेटेड नहीं है, किसी भी लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाले खर्चों को हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो खर्चे जो प्रोडक्टिव ना हो और इनका बढ़ना इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। दे आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो यहां पर हमारा ये आ गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए, ये किसी भी गवर्नमेंट का एम रहेगा। अब इसी में हमारा थर्ड काइंड ऑफ डेफिसिट आ जाता है बच्चे, और उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? बहुत सिंपल है, एक बेसिक सी डेफिनेशन है। अगेन ये एमसीक्यू में बहुत बहुत ऑफन आता है। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन, गवर्नमेंट लोन ले रही है बहुत अलग अलग जगहों से, बाहर की बैंक से ले रही है, कभी कभी आरबीआई से लेती है। ये सारे लोन लेने के साथ जब भी आप लोन वापस करते हो तो आपको लोन के साथ साथ उस पर एक इंटरेस्ट भी चुकाना होता है। इंटरेस्ट को हमेशा अनप्रोडक्टिव माना जाता है। मतलब मैंने 100 रुपए का लोन लिया, मैंने उससे कुछ फ्लाईओवर बनाया, बट जब मैंने वापस किया तो 100 के साथ साथ 10 रुपए और वापस किए। तो बच्चे ये तो अनप्रोडक्टिव है ना, फ्लाईओवर तो 100 रुपए का बना है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को हमेशा अनप्रोडक्टिव माना जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट है जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। इसमें एक और हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, अगर मैंने एक भी रुपए का इंटरेस्ट नहीं पे किया, मैंने कोई लोन ही नहीं लिया, मेरे पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने एक भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की, देन क्या हो जाएगा बच्चे? अगर ये जीरो हो गया तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बराबर के हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, अगर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जीरो है तो प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों एक बराबर ही हो जाएंगे। अब इसके बाद ही डेफिशिट्स में ही एक नेक्स्ट कंपोनेंट हमें यहाँ पे लिखना है और इसे हम बोल देते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट। बच्चे व्हाट इज मोनेटाइज्ड डेफिसिट?
देखो समझो, ये डेफिशिट्स नहीं है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। मोनेटाइज मतलब किसी भी चीज को पैसे में कन्वर्ट करना। डेफिशिट मतलब जो मेरा पैसा कम पड़ रहा है, जितने से मुझे डेफिशिट हो रहा है, जितने से मेरे खर्चे तो ज्यादा हैं पर उतना मैं पैसा कमा नहीं पा रही हूं, उसको मेरे को किसी तरीके से मोनेटाइज करना है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? दिस मीन्स दैट आरबीआई एक्सटेंड्स, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं एक बारी, सपोर्ट टू द सेंटर as part of borrowing program। तो आरबीआई क्या कर रहा है ना, आरबीआई सेंटर को सपोर्ट दे रहा है कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा कम पड़ रहा है, तो मैं अभी के लिए तुम्हें कुछ लोन दे देता हूँ। इसको बोल देते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट, समझे? तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि मेरा खर्चा तो 110 रुपए का हुआ, बट मेरे पास सिर्फ 90 ही रुपए हैं, तो दीज 20 रुपीज, ये जो 20 रुपीज हैं, दीज 20 रुपीज विल बी गिवन बाय आरबीआई। ये पैसा आरबीआई आपको दे देगा गवर्नमेंट को, और इसको बोल देंगे मोनेटाइज डेफिसिट। पर ये मोनेटाइज डेफिसिट, इट वॉज पुट ऑफ, मतलब अब ये नहीं है, आफ्टर 1997। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि मोनेटाइज डेफिसिट को कब बंद कर दिया गया? 1997 के बाद मोनेटाइज डेफिसिट को बंद कर दिया गया। इसके बाद इसी में ही हमारा एक नेक्स्ट पॉइंटर आता है, जिससे हम बोल देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या निकालते हैं, जो हमारा ऊपर हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा ना बच्चे, उस रेवेन्यू डेफिसिट में से, रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर मैं ग्रांट फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखो ध्यान से समझना, हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट था। जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है पर उससे कोई एसेट नहीं बना रही, कोई लायबिलिटी नहीं घटा रही, माइनस जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है पर कोई एसेट को बेच के नहीं आ रहा, टैक्सेस से आ रहा है, टोल से आ रहा है, फाइन लोगों पे लगा के आ रहा है, पेनल्टी से आ रहा है, तो इनका डिफरेंस हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसी में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कोई एसेट बनाना चाहती हो, वो एक ग्रांट को, जिससे वो अपना कोई पर्सन, अपना कोई एसेट बनाएगी, मतलब अपने स्टेट में कुछ शुरू करेगी, कोई स्कूल शुरू कर देगी, कुछ और शुरू कर देगी। तो वो पैसा वो है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है कुछ कुछ एसेट बनाने के लिए। तो वो तो एक तरीके से प्रोडक्टिव ही है, कुछ तो उससे अच्छा काम हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है। तो उस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से, और जो हमको उसके बाद मिलता है उसको हम बोल देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है जी। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बच्चे, ये कब आया था? ये जो है हमारा 13th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाउएवर 14th फाइनेंस कमीशन ने ये वाला वैल्यू निकालना डिसकंटिन्यू कर दिया। तो 13th फाइनेंस कमीशन ने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डेफिसिट स्टार्ट किया था, और 14th फाइनेंस कमीशन ने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हमने सब पढ़ लिया कि गवर्नमेंट कैसे कैसे डेफिसिट
कौन कौन से गवर्नमेंट के डेफिसिट होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़। बच्चे अब यहीं पे एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोल देते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि ठीक है, डेफिसिट हो तो गया है, गवर्नमेंट के खर्चे तो ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, बट अब इसको गवर्नमेंट फाइनेंस कैसे करे। इसको, अगर आपके खर्चे ज्यादा है और आप पैसा कम कमा रहे हो तो कहीं से तो बाकी का पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ना। सो अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट बाकी के खर्चे फिर कैसे करती है। गवर्नमेंट ने 100 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, 200 रुपए के फ्लाईओवर का कुछ काम किया, तो ये बाकी के 100 रुपए कहाँ से आए। इस चीज को हम बोल देते हैं डेफिसिट फाइनेंस। बच्चे डेफिसिट फाइनेंसिंग सबसे पहले हो सकती है, सबसे पहले जो हमें समझना है, हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकती है बाहर से लोन लेके। ठीक है, सो टेकिंग लोन्स। अब कोई पूछता है मैम क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग और प्रिंटिंग ऑफ नोट सेम है? नहीं। अगर मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है तो जरूरी नहीं है हर बारी मैं नोट्स प्रिंट करने बैठ जाऊं, वो गलत है। इट इज नॉट करेंसी प्रिंटिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि किसी तरीके से मुझे ये पैसा लेना है तो मैं लोन ले सकती हूँ। ये लोन मैं पब्लिक से भी ले सकती हूँ, ये लोन मैं सेंट्रल बैंक से भी ले सकती हूँ, ये मैं आउटसाइड वर्ल्ड से भी ले सकती हूँ, है ना बेटा। तो लोन हम कैसे भी ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं। अब पब्लिक से कैसे ले सकते हैं हम? पब्लिक से लोन लेने के लिए एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब हम लोगों के पास गए, हमने बोला देखो आज तुम हमें 100 रुपए दे दो, हम तुम्हें एक पेपर पे लिख के दे रहे हैं एज अ गवर्नमेंट कि इस बंदे ने हमें 100 रुपए दिए और 1 साल बाद हम आपको 110 रुपए वापस कर देंगे। तो हम पब्लिक के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू अपना पैसा फंड कर सकते हैं, अपने डेफिसिट को फंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं, आरबीआई के पास, कि प्लीज हमें लोन दे दो। आरबीआई इन रिटर्न नोट प्रिंट करके भी लोन दे सकता है। अगर आरबीआई नोट्स प्रिंट करता है बच्चे, हम्म, तो इसके अगेंस्ट आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व होने जरूरी है। ये किसी और दिन समझेंगे, अलग से कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इतना समझ लो कि आरबीआई नोट भी प्रिंट कर सकता है और एग्जिस्टिंग जो उसके पास मनी है उससे भी गवर्नमेंट को लोन दे सकता है। और गवर्नमेंट बाहर भी जा सकती है, कि किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूट के पास गई और बोला कि हमें प्लीज पैसा दो, हम आपको लोन बाद में रिटर्न कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में समझनी, कि जब भी हम ये डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, इट इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। मतलब लोन लेना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि वो कम से कम लोन्स ले मार्केट से, है ना। और यहीं पे बच्चे हमने एक अलग वीडियो लेक्चर पढ़ा है FRBM एक्ट के ऊपर, जो बोलता है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चों को मैनेज करना आना चाहिए, और वो खर्चे गवर्नमेंट को कितने पे रखने चाहिए उस पूरी चीज के ऊपर ये अलग से एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो लेक्चर था इसमें हमने अलग अलग डेफिसिट्स के बारे में समझा, और इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप भी मेरे जैसे ये एक माइंड मैप बनाओ और इसको फाइनल रिवीजन मैप एज इट इज यूज करो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।